अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ ज़ाफ़रान साजिद और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप सबको वेलकम करता हूं। आज हम सीएसएस अप्लाइड मैथ्स 2022 के पेपर में क्वेश्चन नंबर 4 के बी पार्ट को डिटेल से डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल जाए। लेट्स स्टार्ट। Question number 4b part. Find the general solution of the given higher order differential equation y triple prime minus 4y double prime minus 5y prime equal to 0. स्टूडेंट हमारा ये जो क्वेश्चन है ये 10 नंबर का है और आपके सीएसएस अप्लाइड मैथ्स के सिलेबस में जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का पोर्शन है उसमें इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स ये उस टॉपिक में से क्वेश्चन आया हुआ है। और इस टॉपिक में बेसिकली मैं आपको बता दूं इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स जो है ना ये होमोजीनियस इक्वेशन में भी हो सकते हैं और इन होमोजीनियस इक्वेशन में भी हो सकते हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये होमोजीनियस वाला है क्योंकि राइट हैंड साइड 0 है। ओके, अच्छा, अब ये जो हमारे पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट ये जो टॉपिक है इसको सबसे पहले हम इसका बेसिक थीम जो है ना उसको अंडरस्टैंड करते हैं और उसके बाद हम इस थर्ड ऑर्डर की होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। मैं इसको थर्ड ऑर्डर क्यों कह रहा हूं क्योंकि इसमें जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो 3 है, वाई ट्रिपल प्राइम। ओके, तो ये एक थर्ड ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो कांस्टेंट हैं। देखिए 5 है, 4 है और यहाँ पे 1 है। वेरिएबल कोफिशिएंट्स वाले भी टॉपिक हैं वो आगे चल के हम पढ़ेंगे, लेकिन ये जो टॉपिक है ये बेसिकली कांस्टेंट कोफिशिएंट की बात करता है। अंडरस्टैंड? ओके, सबसे पहले तो हम जरा मैं यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पे सेकंड ऑर्डर की होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, ए वाई डबल प्राइम प्लस बी वाई प्राइम प्लस सी वाई इक्वल टू 0। ये जो अभी हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो इस सेकंड ऑर्डर की होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके कांस्टेंट कोफिशिएंट्स हैं उसके लिए कर रहे हैं। यही वाली डिस्कशन आप इस क्वेश्चन के अंदर जिसमें थर्ड ऑर्डर की होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास गिवन है इसमें भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो जरा इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करें आप, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन पे आते हैं। देखें, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स हमारे पास ये एक सेकंड ऑर्डर की होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है जिसके कांस्टेंट कोफिशिएंट्स है। इसका हमने जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। हम क्या करते हैं, हम एक एक्सपोनेंशियल सॉल्यूशन लेट करते हैं y इज इक्वल टू ई टू रेज पावर एम एक्स। अब y का फर्स्ट डेरिवेटिव ले लें, सेकेंड डेरिवेटिव ले लें। अब ये जो y प्राइम y डबल प्राइम ये सारी वैल्यूज यहाँ पे इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर पुट कर दें। सो यहाँ पे हमने पुट कर दी, ई टू रेज पावर एम एक्स कॉमन आ गया और बाकी हमारे पास ब्रैकेट में क्या बचा, ए एम स्क्र प्लस बी एम प्लस सी इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन है स्टूडेंट इसका क्या मतलब है कि या तो e की पावर एम एक्स 0 होगा या फिर आपके पास ये ब्रैकेट वाली टर्म 0 होगी, या फिर तीसरा केस ये भी हो सकता है कि दोनों टर्म 0 होंगी तभी हमें 0 मिलेगा। यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो क्या है कि जो एक्सपोनेंशियल सॉल्यूशन हमने लेट किया है वो तो नॉन जीरो है, वो तो जीरो नहीं हो सकता, हमने कोई नॉन जीरो सॉल्यूशन ही लेट किया है ना। ओके, तो इसका ये मतलब है कि ये जो ब्रैकेट वाली टर्म है इसका मतलब है फिर यही जीरो होगी, ए एम स्क्र प्लस बी एम प्लस यही जीरो होगा। इसको कहते हैं एक्सिलरी इक्वेशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो यहाँ पे मेंशन भी है दिस लास्ट इक्वेशन इज कॉल्ड एक्सिलरी इक्वेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 2। ये बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन 2 है ना, इसको हमने 2 कहा है। नाउ अब इसको हमने सॉल्व करना है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि हमारे पास सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिली है। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर क्योंकि हमारे पास एक थर्ड ऑर्डर की होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका मतलब है हमें एक क्यूबिक इक्वेशन मिलेगी और क्यूबिक इक्वेशन के फिर हमने रूट्स फाइंड करने होंगे। ओके, तो यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आपने विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेने हैं या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला जैसे आपको ईजी लगे। यहाँ पे क्योंकि ये एक जनरल केस है तो फिर उसने क्वाड्रेटिक फार्मूला ही यूज किया है। ओके, तो ये m1 आ गया और ये m2 आ गया। m1 और m2 की जो ये दो वैल्यूज आई है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये डिसाइड करेंगी कि आपका जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो किस फॉर्म का होगा। ओके, तो यहाँ पे तीन केसेस हैं। पहला केस क्या है, m1 एंड m2 रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर m1 और m2 की वैल्यू रियल भी होगी और डिफरेंट भी होगी तो उस केस में जो सॉल्यूशन की फॉर्म होगी वो कुछ और होगी। अगर m1 और m2 रियल तो होंगे लेकिन इक्वल होंगे तो उस केस में जो सॉल्यूशन की फॉर्म होगी वो डिफरेंट होगी। और सिमिलरली लास्ट केस क्या है कि अगर m1 और m2
कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे, मतलब दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे जो कि एक दूसरे का कॉन्जुगेट होंगे, तो उस केस में फिर सॉल्यूशन की फॉर्म कुछ और होगी। ये तीनों फॉर्म यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। सो केस नंबर 1 देखें। केस नंबर 1 क्या था कि अगर M1 और M2 डिस्टिंक्ट भी होंगे और रियल भी होंगे, तो उस केस में जो जनरल सॉल्यूशन की फॉर्म होगी वो कुछ इस तरह से होगी। y is equal to c1 e to raise power m1x plus c2 e to raise power m2x। और यहाँ पे सिंपल आपने M1 M2 की वैल्यू पुट करनी है तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा। दूसरा केस क्या है भाई? रिपीटेड रियल रूट्स। M1 और M2 अगर दो रियल नंबर हों लेकिन दोनों इक्वल हों, तो उस केस में हमारे पास जो फॉर्म होगी सॉल्यूशन की, जनरल सॉल्यूशन की, वो ये होगी। बेसिकली ये वो फार्मूला है जो हमने रिडक्शन ऑफ ऑर्डर मेथड में डिस्कस किया था। इस फार्मूले को यूज करके भी आप सेकंड सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो बस आप ये याद रख लें तब भी सही है। नाउ केस नंबर 3 क्या है भाई? कि अगर M1 M2 दोनों कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे, इसमें मतलब आयोटा आता है। लेट्स सपोज M1 ये है और M2 ये है, तो उस केस में फिर सॉल्यूशन की फॉर्म कुछ इस तरह से आएगी। ओके। नाउ ये जो थर्ड केस है ना, इसको आप मजीद थोड़ा सा एग्जेजरेट करके भी लिख सकते हैं, लेकिन ये भी एनफ है। सिंपल आप यहाँ पे M1 M2 की वैल्यू पुट कर दें तब भी सही है। ओके। कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन। अब जरा हम क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारे पास ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये थर्ड ऑर्डर की है, और ये होमोजीनियस भी है, और ये कांस्टेंट कोफिशिएंट्स भी इसमें है। ओके। तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग दैट मेथड जो भी हमने डिस्कस की है। सबसे पहले तो स्टूडेंट मैं लेट करता हूँ y दिस इज इक्वल टू e टू रेज पावर mx। ये हमने एक एक्सपोनेंशियल सॉल्यूशन लेट कर लिया। अब हमें यहाँ पे y प्राइम चाहिए, तो मैं इसका डेरिवेटिव ले लेता हूँ। सबसे पहले मैं y प्राइम फाइंड करता हूँ, तो हमें मिलेगा m e टू रेज पावर mx। देन y डबल प्राइम फाइंड करते हैं, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर e टू रेज पावर mx। थर्ड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, तो y ट्रिपल प्राइम m क्यूब e टू रेज पावर mx। इन सारी वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। सो यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ, जरा देखिएगा। सबसे पहले y ट्रिपल प्राइम दैट इज इक्वल टू m क्यूब e टू रेज पावर mx, देन -4 और y डबल प्राइम। Here we have e to raise power mx, and then we have -5 and y single prime e to raise power mx, this is equal to 0। यहाँ पे क्योंकि y नहीं था तो फिर हमने y की वैल्यू यूज नहीं की। ओके। अब जरा इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देखें e टू रेज पावर mx जो है ना वो हर टर्म में आ रही है, तो मैं इसको कॉमन ले रहा हूँ। तो हमारे पास दिस विल बी m क्यूब -4m स्क्वायर -5m, दिस इज इक्वल टू 0। और यहां से हमारे पास e टू रेज पावर जो mx है, दिस डज नॉट इक्वल टू 0। ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। इट मीन्स दैट कि हमारे पास ये जो m क्यूब -4m स्क्वेयर -5m है, यही 0 होगा। ओके। नाउ तो आपके पास स्टूडेंट ये जो इक्वेशन आई है ना, इसको कहते हैं एक्सिलरी इक्वेशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको हम कहेंगे एक्सिलरी इक्वेशन। इसकी जरा स्पेलिंग आप देख लीजिएगा। एक्सिलरी इक्वेशन। स्टूडेंट ये एक क्यूबिक इक्वेशन है और इसके हमने रूट्स फाइंड करने हैं। रूट्स फाइंड करने के लिए हम m कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा m स्क्वेयर -4m -5 इक्वल टू 0। और यहाँ से आप m को भी इक्वल टू 0 रख सकते हैं, और m स्क्वेयर -4m -5 इक्वल टू 0। और ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके आप दो रूट्स फाइंड कर लें। फैक्टराइज में कर रहा हूँ, जरा देखिएगा। m स्क्वेयर -5m प्लस m -5 इक्वल टू 0। पहली दो टर्म में आप m कॉमन ले लें, m -5 प्लस 1 कॉमन ले लें, तो m -5 इक्वल टू 0। और यहाँ से हम m -5 को कॉमन ले रहे हैं, और यहाँ पे m प्लस 1 आ गया इक्वल टू 0। और यहाँ से आप दोनों फैक्टर को सेपरेटली इक्वल टू 0 रखें, तो m की वैल्यू 5 आ जाएगी, और यहाँ से m की वैल्यू -1 आ जाएगी। और ये हमारे पास m इज इक्वल टू 0 था। इसको भी मैं यहीं पे लिख लेता हूँ। चलिए इसको मैं सेपरेट कर लेता हूँ यहाँ पे। सो इसको मैं नंबरिंग कर रहा हूँ। m1 इज इक्वल टू 0 एंड m2 इज इक्वल टू 5 एंड m3 इज इक्वल टू -1। तो स्टूडेंट हमारे पास ये हमने m की तीन वैल्यूज फाइंड कर ली हैं। अब इन तीनों वैल्यू को हमने किस तरह से यूज करके जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है, जरा वो देखिएगा।
देखिए हमारे पास ये तीनों रियल वैल्यूज हैं और तीनों डिफरेंट हैं, तो इसका मतलब है केस नंबर 1 की बात हो रही है। ओके, लेकिन केस नंबर 1 में तो हमारे पास अगर गौर करें तो सिर्फ m की दो वैल्यूज थी। तो यहाँ पे c1 e2 रेज पावर m1x प्लस c2 e2 रेज पावर m2x आया था। अब हमारे पास क्वेश्चन के अंदर क्योंकि m की तीन वैल्यूज आई हैं तो यहाँ पे फिर एक और टर्म आ जाएगी प्लस c3 e2 रेज पावर m3x। ओके, बहुत सिंपल है। सो हमारे पास जो जनरल सोल्यूशन की फॉर्म होगी वो क्या होगी भाई? y इज इक्वल टू c1 e2 रेज पावर m1x प्लस c2 e2 रेज पावर m2x प्लस c3 e2 रेज पावर m3x। बेशक आप यहाँ पे मेंशन कर दें एज द रूट्स ऑफ द एक्सिलरी इक्वेशन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, सो द जनरल सॉल्यूशन हैज द फॉर्म। ओके, फिर आप ये लिख लें और यहाँ पे आप वैल्यूज पुट कर लें m1 m2 m3 की। सो m1 की वैल्यू पुट करता हूँ तो 0 इंटू एक्स करेंगे तो ये 0 बन जाएगा, प्लस c2 e2 रेज पावर m2 की वैल्यू पुट करें 5x हो जाएगा, प्लस c3 e2 रेज पावर m3 की वैल्यू पुट करें तो माइनस एक्स, और यहाँ से y इज इक्वल टू c1 प्लस c2 e2 रेज पावर 5x प्लस c3 e2 रेज पावर माइनस एक्स। ओके, तो स्टूडेंट ये हमारे पास जनरल सॉल्यूशन है जो कि गिवन थर्ड ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का